आने वाले दिनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होने वाला है, जिसको लेकर के सभी लोग आशंकित भी रहते हैं और उसके प्रभाव जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन। राहु और केतु एक दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, हर व्यक्ति की सोच पर पड़ता है, हर व्यक्ति के विचार पर पड़ता है, चाहे वो खास व्यक्ति हो चाहे आम व्यक्ति हो। और उस प्रभाव से अधिक राहु और केतु का आम लोगों के अंदर भय है, क्योंकि कभी भी उसे ठीक से समझा नहीं गया। जनरली आम तौर पर राहु और केतु का जो उपयोग है, उनका जो नाम लिया जाता है वो डराने के लिए लिया जाता है। जितनी भी बुरी घटनाएं हैं, जितने भी नेगेटिव इवेंट्स किसी व्यक्ति की लाइफ में होते हैं, उनका संबंध हमेशा राहु और केतु से जोड़ दिया जाता है। किसी का समय अगर खराब चल रहा है तो राहु की वजह से, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो राहु की वजह से, किसी का बड़ा नुकसान हुआ तो राहु की वजह से। इसलिए आम जनजीवन में राहु और केतु को लेकर के बहुत ही शंका कुशंकाएं भी रहती है और बहुत अधिक भय भी रहता है। तो ये राहु और केतु आने वाले दिनों में राशि बदलने वाले हैं, और जब राहु और केतु से रिलेटेड कोई भी इवेंट होने वाला रहता है तो सभी लोगों की निगाह वहां पर रहती है कि क्या घटनाक्रम होने वाला है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दोनों ही राशि परिवर्तित करके राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेगा। राहु और केतु का जो भ्रमण काल है लगभग 18 महीने का होता है, 18 मंथ्स। तो 30 अक्टूबर 2023 को यह राशि परिवर्तन होगा और इनका जो ये भ्रमण काल है ये चलेगा 18 मई 2025 तक, ताकि यानी कि अगला जो राशि परिवर्तन राहु और केतु का होने वाला है वो होगा 18 मई 2025। यानी लगभग 18 माह तक राहु और केतु मीन राशि और कन्या राशि में रहने वाले हैं। और जब ये यहां पर रहेंगे तो लगभग सभी पर इस राशि परिवर्तन का, राहु केतु के इस भ्रमण काल का प्रभाव पड़ने वाला है। किस प्रकार का होगा ये भ्रमण काल, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए मित्रों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, और हम बात करते हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए समझ सकते हैं कि राहु और केतु की किसी भी प्रकार के बदलाव, राशि परिवर्तन, भ्रमण, इनका सीधा जो प्रभाव है वो लोगों के सोच पर, विचारों पर, मानसिकता पर पड़ता है। राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, भोगवादी ग्रह है, और केतु जो है बेसिकली वो एक लोनलीनेस का प्लैनेट है, अकेलेपन का ग्रह है, अकेले रहना पसंद करता है। केतु एक विच्छेदकारी ग्रह यानी सेपरेटिव प्लैनेट है, अकेले रहने का इसका स्वभाव है। इसका संबंध धैर्यता से, गहरी सोच से, कैलकुलेशंस यानी गणित, मैथमेटिक्स से है, धारदार सोच से है, पेन्स यानी तकलीफों से है, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है डेफिनेटली उसको विच्छेद फेस करना पड़ता है, सेपरेशन फेस करना पड़ता है, तो डेफिनेटली वो एक पेन से गुजरता है। भले ही शारीरिक पीड़ा ना हो, मानसिक पीड़ा केतु देता है, शारीरिक पीड़ा भी देता है। किसी प्रकार के कट्स हैं, सर्जरीज हैं, एक्सीडेंट्स हैं, उससे भी केतु का बड़ा गहरा संबंध बना हुआ रहता है। राहु जैसे मैंने बताया कि एक भोगवादी ग्रह है, मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, अति महत्वाकांक्षी ग्रह है, लोगों को महत्वाकांक्षा देता है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राहु का संबंध जो है वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से भी होता है, पूर्व जन्म से भी होता है। वो सारी आकांक्षाएं, वो सारी महत्वाकांक्षाएं जो पूर्व जन्म में रह गई हों, कहीं ना कहीं राहु उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको रूल करता है। अर्थात इस जन्म में वो आप आकांक्षाएं पूर्ण करें, इस प्रकार की आपको प्रेरणा देता है, इच्छा शक्ति देता है। कई बार वो गलत भी होती है, सत्य भी होती है। राहु के प्रभाव से लोग जुझारू होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत साहसी हो जाते हैं, बहुत अधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, साहसी भी होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है, जो भी प्रबल राहु वाले लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए
किसी भी प्रकार के प्रयास कर जाते हैं। तो राहु और केतु दोनों का अपना स्वभाव है, डेफिनेटली दोनों का स्वभाव एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है, अपोजिट है। अभी तक जैसे मैंने बताया कि राहु जो है वो मेष राशि में और केतु जो है वो तुला राशि में भ्रमण कर रहा था। अब जो है ये राहु और केतु दोनों आने वाले हैं मीन राशि और कन्या राशि में। वर्तमान में भी जब मेष राशि में गुरु भ्रमण कर रहा था तो राहु उसके साथ था काफी लंबे समय तक। दोनों अभी भी एक राशि में ही है, परंतु डिग्रीकली दोनों बहुत दूर हैं, क्योंकि गुरु जो है वो भ्रमण कर रहा है वृषभ राशि तरफ, और राहु चूंकि वक्री गति से भ्रमण कर रहा है इसलिए वो मीन राशि तरफ भ्रमण कर रहा है। इसलिए दोनों की युति एक राशि में होते हुए भी नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस डिग्रीकली बहुत अधिक है, इसलिए आप उसको गुरु चांडाल योग नहीं कह सकते। तो गुरु चांडाल योग की बात मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब गुरु और राहु दोनों साथ आते हैं तो बृहस्पति के सौम्य स्वभाव को राहु अपने भोगवादी स्वभाव से कहीं ना कहीं दूषित कर देता है या प्रभावित कर देता है। इस वजह से जिन कुंडलियों में ये कॉम्बिनेशन होता है उन लोगों का बृहस्पति बहुत ही अलग प्रभाव देने लगता है। उन लोगों की जो अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है, चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे अपने गुरुजनों के प्रति हो, चाहे अपने पारिवारिक संस्कारों के प्रति हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जब राहु राशि परिवर्तित करके मीन राशि में जाएगा तो मीन राशि भी बृहस्पति की सर्वाधिक प्रिय राशि है, जल तत्व की राशि है, एक बड़ी ही सुंदर राशि है, सौम्य स्वभाव माना गया है इसका बहुत अधिक। और यहां पर जब राहु आएगा तो डेफिनेटली उस मीन राशि के एटमॉस्फियर को, जो कि बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सुंदर है, धर्म से जुड़ा हुआ है, संस्कारों से जुड़ा हुआ है, उसको भी प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ मीन राशि जो है कालपुरुष राशि चक्र की 12वीं राशि है। कुंडली का 12वां स्थान स्लिप को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, खर्च और नुकसान के अलावा आपके समर्पण भाव को रिप्रेजेंट करता है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, लोग उस पर चर्चा कम करते हैं, परंतु दरअसल आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, क्योंकि 12वां भाव ही आपके नुकसान कितने होंगे, खर्च कितने होंगे, इस पर नियंत्रण रखता है। और आपके खर्च और नुकसान से ही दरअसल आपके जो लाभ हैं वो नियंत्रित होते हैं। आपके पास बचेगा क्या? कमा तो आप बहुत रहे हैं, चाहे वो आप पुण्य कमाएं, धन कमाएं, मित्र कमाएं, जो भी आप कमाते हैं, वो कमाने के बाद जो आप छोड़ रहे हैं, जो आपके हाथों से जा रहा है, उन सब का नियंत्रण जन्म कुंडली के 12वें भाव में रहता है। इसलिए डिपेंड करता है 12वें भाव पर ही कि आपके हाथ में क्या रहेगा। ये आप वो सारी चीजों का त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं, नुकसान करते हैं, खर्च करते हैं जो आपके पास्ट लाइफ डेब्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर के मीन राशि आपके पास्ट लाइफ डेब्ट्स को भी कंट्रोल करती है। इसलिए राहु का भ्रमण यहां आकर के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु इज अ मटेरियलिस्टिक प्लैनेट। तो आपकी सोच, आपके खर्च, आपके नुकसान, ये सारे के सारे अप्रत्याशित हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं जब राहु 12वें भाव में भ्रमण करता है तब, मीन राशि में जब भ्रमण करता है तब। तो ऐसी परिस्थिति में राहु के मीन राशि में भ्रमण को बहुत गहराई से और बारीकी से समझना बहुत अधिक आवश्यक है। तो अलग अलग लग्न पर राहु केतु के इस राशि परिवर्तन या भ्रमण काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे। मेष राशि से शुरू करते हैं मीन राशि तक। देखिए, मेष राशि के लिए राहु का यह भ्रमण 12वां, जबकि केतु के लिए केतु का 6ठा भ्रमण होगा। 12वां भाव जैसे मैंने बताया लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर का भाव होता है, और 6ठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। केतु के प्रभाव को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है, कई बार छुपी हुई परिस्थितियां निर्मित करता है जिनको समझ पाना, प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बड़ा डिप्लोमेटिक बिहेवियर लग रहा है। तो जब राहु 12वें स्थान में होगा तो आपके खर्च को, नुकसान को बढ़ाएगा। आप अकारण कुछ खर्च प्लान कर सकते हैं, अकारण यात्राएं प्लान कर सकते हैं, और कुछ बड़े इवेंट्स प्लान कर सकते हैं जिसमें बड़ा पैसा आपका नुकसान हो सकता है।
12वें स्थान का संबंध जो है हॉस्पिटल्स और कोर्ट्स इत्यादि से भी है। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है कि आपका बहुत सारा पैसा किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, लीगल एक्सपेंडिचर्स इत्यादि में खर्च हो, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि छठा भाव भी एक साथ जागृत है। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। अकारण कहीं पर पैसे का नुकसान हो सकता है। कोई ऐसी बीमारी छोटी मोटी हो जाए जो पकड़ में ना आए, डॉक्टर को पैसा देना पड़े, बाद में आपको पता चले कि आपको कुछ नहीं हुआ था, बहुत छोटा सा कोई कारण था जिसकी वजह से आप परेशानी या प्रताड़ित थे। तो मेष राशि के मेष लग्न के जातकों को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 12वां और छठा दोनों भाव बहुत खराब माने गए हैं और दोनों ही भाव एक साथ एक्टिव होने वाले हैं। राहु आपको बहुत महत्वाकांक्षाएं देता है। 12वां भाव जैसे मैंने बताया सबकॉन्शियस ब्रेन का भी भाव है। अचानक ऐसे ख्याल आपको मन में बहुत सारे आ सकते हैं, ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, नई नई बातें, नए नए इवेंट्स आप प्लान करें, इनसे आपको अपने आप को बचाना चाहिए। अकारण यात्राएं करने से बचें। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक विचारधारा के लोग हों। बहुत सारे जो रिश्ते आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको ऐसी चीज़ों के लिए पुश करें जो नॉर्मली आपको नहीं करना चाहिए, उनसे आप बचने की चेष्टा करें। लोगों की बातों का विश्वास थोड़ा सा कम करें। अकारण किसी प्रकार की यात्रा के साथ साथ कोई फालतू के खर्च से अपने आप को बचाने की चेष्टा करें। नींद डिस्टर्ब हो सकती है, संभव है, तो उस चीज़ के लिए भी आप ध्यान रखें। आपकी जो जीवन शैली हो वो इस प्रकार की हो कि आपकी लाइफ साइकिल, जीवन शैली डिस्टर्ब हो। तो राहु और केतु का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव होने जा रहा है। तो आपको इसको नियंत्रित करने के लिए अपनी जीवन शैली और विचारधारा को नियंत्रित करना है। भगवान शिव की नियमित आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग प्राणायाम कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सो जाएं। भोजन शैली आपकी जो है वो सामान्य रहे। जितना हल्का भोजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नींद उतनी गहरी आएगी, जितनी गहरी, जितनी अच्छी नींद लेंगे, मतलब राहु के प्रभाव उतने आपको अच्छे मिल रहे हैं। नींद डिस्टर्ब हुई, खाना डिस्टर्ब हुआ, भोजन शैली डिस्टर्ब हुई, मतलब समझ जाए कि आपकी राहु के आपको खराब प्रभाव मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए राहु का ये भ्रमण 11वां, जबकि केतु का ये भ्रमण 5वां रहेगा। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, गेन्स का भाव होता है, मित्रों का भाव होता है। जो लोग भी आपके जीवन में आते हैं, जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है, अर्थात आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जो फुलफिलमेंट्स होती हैं आपके डिजायर्स की, वो सारी घटनाएं, सारे जो लाभ हैं वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। जो आपके मित्रगण हैं, जो भी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, जो इच्छा पूर्ति होती हैं, वो सारी 11वें भाव से देखी जाती है। 5वां स्थान धर्म का स्थान कहा गया है, पद प्रतिष्ठा सम्मान का भाव माना गया है, आपकी बुद्धि का भाव कहा गया है। तो केतु जब भी 5वें भाव में आता है तो तीक्ष्णता देता है। ऐसे लोग बहुत कम बोलने वाले परंतु बहुत गहरी सोच वाले होते हैं। जहां सबकी सोच खत्म हो वहां से इनकी सोच प्रारंभ होती है। बहुत गहरा सोचते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, बहुत विजनरी लोग होते हैं। इनका विजन बहुत जो है बड़ा होता है, शार्प इंटेलेक्ट होता है। राहु के 11वां होने की वजह से बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं, परंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लोगों को जोड़कर चलते हैं। राहु अगर सही फल दे और इनकी महत्वाकांक्षाएं नियंत्रित हो, सबको साथ लेकर के चलें, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, तो 11वां राहु बहुत जबरदस्त परिणाम देता है। तो वृषभ लग्न के जो लोग हैं उनके लिए ये 11वां राहु और 5वां केतु बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देने वाला है। ऐसे लोग जो स्पेकुलेशन रिलेटेड बिजनेस में हो, लॉटरी, सट्टा, स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज, किसी भी प्रकार की तेजी मंदी, तो उनको बहुत अच्छे और बड़े लाभ हो सकते हैं, बशर्ते वो बड़े कैलकुलेटिव सोच समझ करके व्यापार करें। आपको व्यापार नहीं आता है और सिर्फ इस दम पर आप इस व्यापार में हाथ डाल रहे हैं कि आपका 11वां राहु चल रहा है और आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, तो ये पूर्णतः गलत हो। आपको अपने ज्ञानार्जन के अनुसार, अपने अनुभव के लाभ के अनुसार आपको गेम्स प्ले करने हैं। लाभ की गुंजाइश राहु निर्मित करेगा। ब्लाइंड नहीं खेले, अगर अनुभव नहीं है उस क्षेत्र का, काम नहीं करें। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं,
ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। केतु आपका फोकस बढ़ाएगा, आपको धैर्य प्रदान करेगा ताकि आप बहुत अच्छे से अपने विषय पर पकड़ बना सकें। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं उनकी इच्छाएं भी बिल्कुल पूरी होंगी, बहुत अच्छा फल मिलेगा उन्हें। जो लोग भी वृषभ लग्न वाले हैं उनको राहु और केतु, बशर्ते आप लोग बहुत गहराई से सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किसी प्रकार का भी गलत निर्णय न लें। राहु और केतु का कार्य आपकी मेहनत का आपको पूर्ण प्रतिफल दिलवाना है, क्योंकि राहु लाभ भाव में और केतु आपकी बुद्धि के भाव में, तो आपको फोकस्ड बनाएगा। नए मित्र आपके जीवन में जुड़ सकते हैं, परंतु चूंकि वहां राहु है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो जो मित्र हैं उनकी विचारधारा आपके साथ मिलती जुलती हो, वो कहीं आपकी सोच को भटका न दें, आपको दिशाहीन न बना दें, गलत ट्रैक पर आपको न ले जाए। क्योंकि कभी ऐसा होता है कई बार कि राहु जब भी 11वें स्थान में होता है तो आपको इस प्रकार के लोग अधिक मिलते हैं जिनकी दिशा सही न हो, ऐसी संभावनाएं होती है। बहुत अधिक महत्वाकांक्षी लोगों से राहु आपको जोड़ देता है, तो उनके साथ में, उनके सानिध्य में संभव है कि आप भी अति महत्वाकांक्षी हो जाए। नियमित रूप से ध्यान करने, कम बोलने, धैर्य रखने से, शिव आराधना करने से राहु और केतु के 11वें और 5वें भाव के फल बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं हम मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए राहु का 10वां तो केतु का 4था भ्रमण होगा। जैसा मैंने बताया, केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है, विच्छेदकारी ग्रह है, आपको पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों से दूर ले जाता है, अकेला करता है। तो जब भी केतु चतुर्थ भाव में आता है तो आपको पारिवारिक विच्छेद देता है, स्वजनों से दूर करता है। इसकी संभावनाएं ये भी हो सकती है कि आपको किसी कारणवश बाहर जाना पड़े, टूर्स अधिक लगे, किसी प्रकार का एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जिस वजह से मानसिक तनाव बने और अपनों से दूरी बने, किसी प्रकार का भावनात्मक आघात लगे, जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, तो छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाना पड़े, ऐसी जगह पर ट्रांसफर हो जाए जहां से आपका अपने परिजनों के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट हो। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। चौथा स्थान माँ का भी होता है, तो माता के सुख में किसी प्रकार की कमी आपको महसूस करना पड़े। राहु 10वें स्थान पर रहेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, राहु एक भोगवादी ग्रह है, महत्वाकांक्षी ग्रह है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को जागृत करता है, बढ़ाता है। 10वां स्थान प्रोफेशन का है, सामाजिक आपकी परिस्थिति का है, समाज में आपकी हैसियत को नियंत्रित करता है। आपके पास सामाजिक और आपके व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत सारे अवसर मिलते हैं अपने आप को सिद्ध करने के, अपनी नई कार्यशैली को विकसित करने के। बहुत सारा काम आपके पास आता है, बहुत सारा काम आप करते हैं, नई सामाजिक पहचान बनाते हैं, व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम को छूते हैं, क्योंकि उस वक्त आप बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं जब राहु आपके 10वें स्थान से गुजरता है तब, और बहुत कुछ करने का मादा रखते हैं। आप में अचानक बहुत सारा साहस आता है और बहुत सारे कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे आपको नई पहचान मिलती है, नई छवि मिलती है, सामाजिक आपकी परिस्थिति स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। 10वें स्थान का राहु बहुत अच्छा माना गया है। जितने भी लोग सामाजिक रूप से बहुत स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, जिनकी बहुत मजबूत व्यावसायिक पहचान है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, जिनके पास पावर है, पोजीशन है, ऐसे सभी लोगों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 10वें स्थान से उनके राहु संबंध बनाता है। एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है राहु की 10वें भाव में। तो 10वें भाव से जब राहु मिथुन लग्न वालों के लिए गुजरेगा तो नई पहचान लेके आएगा, परंतु हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अति महत्वाकांक्षी नहीं होना है, क्योंकि जब आप बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों से भिड़ जाते हैं जिनके साथ आपको नहीं भिड़ना है, और उस चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होता है, छवि खराब हो सकती है, नाम खराब हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां भी 10वें राहु की वजह से बनती है, क्योंकि 10वां घर ये वो है जहां पर सूर्य आकर के दिग्बली होता है, मजबूत होता है, दिशा बल उसे प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर इस जगह पर राहु आता है तो पहचान की आपकी जो क्षेत्र है, क्योंकि राहु का स्वभाव किसी को भी स्कैंडलाइज करने का है, तो आपकी पहचान थोड़ी सी दूषित हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कर्क लग्न वालों के लिए राहु का जो भ्रमण है वो नवा भ्रमण होगा। नवा स्थान धर्म का स्थान, आपके गुरुओं का स्थान, उच्चाधिकारियों का स्थान, धार्मिक यात्राओं का स्थान, आपकी आइडियोलॉजी का स्थान,
उच्च अध्ययन का स्थान, तो आप बहुत पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर बहुत कुछ जल्दी जल्दी हासिल करना चाहते हैं। धर्म के प्रति, संस्कारों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, मार्गदर्शकों के प्रति आपकी जो सोच है वो बड़ी ही प्रैक्टिकल हो जाती है। गुरु और राहु, इस योग को मैं पहले भी बता चुका हूं कि चांडाल योग कहते हैं। तो ये स्थान जो है गुरु का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है। काल पुरुष राशि चक्र में 9th हाउस में जो है वो गुरु की राशि मानी गई है, बृहस्पति की धनु राशि आती है, जो कि राहु की नीच की राशि है। अर्थात 9वें स्थान में आकर के राहु आपकी सोच को दूषित कर सकता है, विचारधारा को प्रभावित कर सकता है। तीसरे स्थान में जब केतु होता है तो तीसरा स्थान आपके एक्शंस का स्थान है, आपकी किसी भी कार्य की शुरुआत का स्थान है, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने से, डिप्लोमेटिक अप्रोच रखने से आपके एक्शंस में डिलेज आ सकते हैं। और सेम टाइम राहु के 9वें स्थान में होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ राहु के फल आपके लिए दूषित हो। सबसे पहली चीज आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी। आप अपने गुरुजन, अपने मार्गदर्शकों की बातों की या उनके दिशा निर्देशों की अवहेलना कर सकते हैं। आपके संबंध आपके उच्चाधिकारियों से खराब हो सकते हैं, आपके मार्गदर्शकों से खराब हो सकते हैं, आपके जो बड़े वरिष्ठ जन हैं, पारिवारिक रूप से भी जो बड़े हैं, आपके पिता का स्थान भी है, ये बड़े भाई हैं, उनके साथ आपके किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं 9वें स्थान के राहु से। बड़ी यात्राएं करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, कुछ उच्च अध्ययन के लिए विदेश जा सकते हैं। ऐसे लोग आपके संपर्क में आए जो दूसरी क्या बोलना चाहिए विचारधारा के हों, पाश्चात्य संस्कृति को अधिक ज़्यादा मानते हों और वो आपकी सोच को प्रभावित करें। ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती है, क्योंकि मूल रूप से भी जब राहु 9वें स्थान में जिन कुंडली में होता है, उन लोगों की सोच धर्म को लेकर के बड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है, थोड़ा सा अलग प्रकार की हो जाती है। इवन उनके घर में आपको मंदिर कभी ठीक से नहीं मिलेगा, नियमित रूप से पूजा करने का स्थान ठीक नहीं मिलेगा, रोज नियमित रूप से अगर मंदिर जाने का नियमित नियम वो बनाते हैं तो अड़चने आती है। गुरुजनों के साथ मिलने जुलने, सत्संग करने में अड़चने बहुत सारी आती है, क्योंकि राहु है ना वहां पर। तो धर्म के कार्य में रोड़ा अटकाने का कार्य राहु करेगा, इसीलिए वो राहु का नीच का स्थान माना गया है। इससे बचने का बहुत अच्छा और एकमात्र उपाय है कि जितने अधिक तीर्थाटन कर सकें, देव दर्शन कर सकें, रोज मंदिर जाने का नियम आप बना सकें, मार्गदर्शकों से मिलने में जो अड़चने आ रही है उस अड़चनों को दूर करने का ये प्रयास करें, कि कोशिश करें किसी भी तरह से मिलने का। केतु के शुभ फल प्राप्त करना है तो नित्य भगवान श्री गणपति जी के दर्शन करें, उनका नाम लेकर के किसी भी कार्य की शुरुआत करें, क्योंकि तीसरा स्थान शुरुआत का स्थान है और केतु जो है भगवान, उसके जो आराध्य देव हैं भगवान श्री गणेश। कोई भी कार्य की शुरुआत करना है, पहले भगवान, यात्रा भी करनी है, गणपति जी के दर्शन करें, फिर यात्रा शुरू करिए। नया मकान बनाना है, पहले गणपति जी के दर्शन करें, आशीर्वाद लें, आगे बढ़े। लेखन शुरू करना है, पढ़ाई शुरू करना है, दिन की शुरुआत करना है, गणपति जी का नाम लेकर के शुरू करें। और ऐसे ही देव दर्शन करें, गुरुजनों की आराधना करें, अपने गुरु का आशीर्वाद लें, तो राहु आपको उच्च फल देना प्रारंभ करेगा। राहु जिन चीजों से बिगड़ता है, खराब जीवन शैली से, खराब आचरण से, मांसाहार या मदिरा के से अत्यधिक सेवन से, इन चीजों से आप बचने की चेष्टा करें तो आपका राहु जो है आपको अच्छे फल देना प्रारंभ कर देगा। अब बात करते हैं हम सिंह लग्न वालों के लिए। अष्टम भ्रमण, दूसरा स्थान केतु, दूसरे स्थान में केतु मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, दूसरा स्थान धन का ग्रह है, आपको अपने कुटुंब से, धन क्षेत्र से विच्छेद कर सकता है। पारिवारिक बिजनेस में है, आप वहां से दूर हो सकते हैं। ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें परिवार का नियंत्रण अधिक है, वहां आपको दिक्कतें आ सकती है। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, थोड़ी वहां दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपकी भाषा शैली आपकी बिगड़ सकती है, बड़ी डिप्लोमेटिक हो सकती है। किसी के साथ कुछ संवाद कर रहे हैं, उसमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति केतु के दूसरे भाव में होने से निर्मित हो सकती है। अष्टम राहु, 8वां स्थान एक गुप्त भाव है, छुपा हुआ भाव है। यहां आकर के कुछ ऐसी व्याधियां आपको हो सकती हैं जिनकी वजह से आप बड़े प्रताड़ित हो, परेशान हो। अज्ञात भय, अज्ञात नुकसान, ससुराल पक्ष के साथ डिस्टेंस, अगर आप विवाहित हैं तो कुछ पैसा आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड मिलने वाला है, उसमें किसी प्रकार का अवरोध आ जाना। तो ऐसी बहुत सारी समस्या अष्टम राहु की वजह से आपकी आ सकती है। 8वां राहु बहुत अच्छा स्थान नहीं माना गया राहु के लिए। नियमित रूप से शिव जी के दर्शन करें। ऐसे लोग, ऐसे दिवंगत लोग जो बेसहारा हों
या जिनको अंत्येष्टि में या उनके लास्ट राइट्स में कुछ समस्याएं आ रही हो पूरा करने में, तो उनको किसी प्रकार से आप मदद करें। आपको अगर लगता है कि आपने अपने पूर्वजों के निमित्त पूर्ण रूप से श्राद्ध कर्म नहीं करे हैं, तो उनके नाम से जरूरतमंदों को भोजन कराएं, गरीब बुजुर्गों को, बेसहारा बुजुर्गों को भोजन कराएं, उन्हें सम्मान दें। कुछ लोग यहाँ पर धन देने को ही सहायता मान लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। धन देने से आप किसी की मदद नहीं करते हैं। मदद करने के लिए आपको भाव चाहिए, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा किसी को आर्थिक रूप से मदद देने में। आपने पैसे पहुंचा दिए, पैसा ट्रांसफर कर दिए और इतिश्री कर दी, तो आपका उपाय पूरा नहीं होगा। उपाय करके आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए स्टेटस डाल दी कि आज आपने इतने सारे बुजुर्गों को मदद की, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि 8वां भाव एक गुप्त भाव है। जैसे ही आप किसी की मदद करते हैं, आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। पर जैसे ही वो जो गुप्तता है, उस बात को आपने लोगों को उजागर किया, उसका एडवर्टाइजमेंट किया, वहीं इमीडिएट 8वां भाव का जो सिग्निफिकेंस है वो विपरीत हो जाता है। तो आप जो भी किसी के लिए कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, उसके खराब परिणाम आपको फेस करने मिलते हैं। इसलिए जब भी आप धर्म का कार्य करें, किसी की मदद करें, किसी को मदद पहुंचाएं, तो जितना अधिक गुप्त रख सकते हैं वो रखिए। ये गलती कभी ना करें कि किसी को मदद करके उसका फोटो आप व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालते हैं। बहुत ध्यान रखें, बहुत स्ट्रिक्टली इस नियम को आप फॉलो करें। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत बुरी आदत लोगों में होती है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो या किसी की मदद का, उसकी इमीडिएट पब्लिसिटी करते हैं। तो उपाय के तौर पर करें तो उसका बिल्कुल भी उसकी पब्लिसिटी ना करें। कन्या लग्न, कन्या लग्न में केतु, 7वें भाव में राहु। अपने मूव्स पर बहुत नियंत्रण रखें, अपनी विचारधारा पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब भी केतु लग्न में आता है, आपसे झूठ बुलवा सकता है, आपसे ऐसे कार्य करवा सकता है जो आपको नहीं करना चाहिए। अचानक आप कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। बिल्कुल गलती ना करें, किसी के प्रभाव में ना आए, बहुत अधिक बोले नहीं, वाणी संयम रखें। जो भी कार्य कर रहे हैं सोच लें, समझ लें, गणपति जी का आशीर्वाद लें और गुरुजनों, मार्गदर्शकों, जो आपके वरिष्ठ जन हैं, उनसे सलाह लेकर के कार्य करें। ऐसे कदम आप उठा सकते हैं जो आपको नहीं उठाना चाहिए। आपको वो लगेगा बहुत आसान है और आपके लिए वो बहुत बड़ा नुकसान का फैसला होगा। सोच समझ करके चले, क्योंकि 7वें भाव का राहु भी आपको बहुत सारे लोगों से जोड़ता है, बहुत सारे लोगों से जोड़ेगा, बहुत महत्वाकांक्षी बनाएगा। क्योंकि 7वां स्थान भी भोग का स्थान है, भोगवादी बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा। इससे अपने आप को आप बचाने की जितनी अधिक चेष्टा कर सकते हैं बचाएं। अपने मूव्स पर, अपने स्टेप्स जो आप आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान रखें। 4 लोग जो आपके साथ हैं, उनसे सलाह लेकर काम करें। इस समय में आपके साथ बहुत सारे नए लोग जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को मत जोड़िए। जो लोग आपके साथ, आपके प्रति ईमानदार हैं, आपके साथ बहुत अच्छा भाव रखते हैं, सिर्फ उनको आप जोड़ने का काम करिए। गणपति जी की आराधना नियमित रूप से करें, गणेश जी का आशीर्वाद लें। जितना अधिक संभव हो, सोच समझ करके, ध्यान करके, विचार करके किसी भी स्टेप पे आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि केतु इज अ डिप्लोमेटिक प्लैनेट, हेडलेस प्लैनेट, उसका सिर नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सोचने के लिए बाध्य कर सकता है। अगर केतु आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है तो भी स्थितियां और अधिक निर्मित हो सकती है। ऐसे ही राहु की भी स्थिति है। 7वां राहु आपको बहुत महत्वाकांक्षी बना देता है। बहुत सोच समझ के धैर्यपूर्वक चलना, अच्छी जीवन शैली रखना ही आपके लिए सर्वाधिक अच्छा उपाय है कन्या लग्न वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न के बाद तुला लग्न वाले। तुला लग्न वालों के लिए क्या परिस्थितियां निर्मित होगी? तो तुला लग्न वालों के लिए केतु होगा 12वां और राहु होगा 6ठा। ठीक विपरीत परिस्थिति जो मेष लग्न वालों के साथ बनने वाली है। यानी 6ठा और 12वां भाव तुला लग्न वालों के लिए एक्टिव होने वाला है। 6ठा राहु नए शत्रु पैदा करेगा, नए रोग देगा, ऋण लेने की परिस्थितियां निर्मित कर सकता है, उससे बिल्कुल बचें। इस ड्यूरेशन में आपको ऋण बहुत सोच समझ करके लेना है। कुछ लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बिना सोचे समझे जो है वो ऋण ले लेते हैं, बिल्कुल गलती ना करें। 7वां भाव, 12वां भाव खर्च, एक्सपेंडिचर्स का है। अकारण खर्च बढ़ सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं। जब भी 6ठा 12वां भाव एक साथ एक्टिव होता है, राहु केतु का ये जो एक्सेस है, अगर 6ठा 12वां आता है किसी भी रूप में, तो आपके साथ बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती है। इस पर नियंत्रण रखें।
घर के आसपास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग बहुत सारे आते जाते हो, तो शनिवार के दिन वहाँ जा करके खाने की व्यवस्था कराएं उनके लिए। गणपति जी के नियमित रूप से आप दर्शन करें, गणेश जी के मंदिर में जाकर के दान करें, संभव हो तो कुछ जीर्णोद्धार कार्य उनके लिए आप करवा सकते हैं तो वो करवाइए, तो आपका जो दान है वो खर्च को बचा लेगा। आप इस उपाय को फॉलो करेंगे, बहुत सारी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेगी। वृश्चिक लग्न वालों के लिए केतु जो है वो 11वां, राहु 5वां होगा। बहुत अधिक मटेरियलिस्टिक और एम्बिशियस बनाने वाला कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केतु इधर आपके 11वें भाव में बैठा है, तो आपको नए लोगों से जोड़ने की कोशिश करेगा, पर एट द सेम टाइम सिलेक्टिव लोगों से जोड़ेगा। बहुत सारे लोग आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि केतु का काम बहुत धीरे धीरे, बहुत शांति से आपको जोड़ने का करता है। धर्म क्षेत्र से जुड़े लोग आपसे जुड़ सकते हैं, आपकी विचारधारा धार्मिक हो सकती है, उन लोगों के प्रभाव में आकर के आप थोड़ा सा रवैया आपका बदल सकता है, बड़ा मोक्षवादी रवैया हो सकता है, पर राहु वो बनने नहीं देगा। राजनीतिक लोगों के संपर्क में भी लाएगा, धर्म के प्रति एक अलग विचारधारा डेवलप की हो सकती है। पद प्रतिष्ठा सम्मान के प्रति आप बड़े महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। पर हाँ, ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी प्रकार के इंटरव्यूज फेस करने वाले हैं, कोई टफ एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो जबरदस्त आपको जुझारू बना देगा। बहुत मेहनत आप करेंगे और कंपटीशन निकाल लेंगे। कोई ऐसा टेंडर जिसके लिए आप काम कर रहे हैं कि आपको मिलना ही चाहिए, वहाँ बहुत मेहनती हो जाएंगे अचानक से। कोई नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत अधिक मेहनती आप हो जाएंगे, जुझारू हो जाएंगे, आप काम निकाल के ले आएंगे। अच्छा कॉम्बिनेशन है। भगवान शिव की आराधना से नियमित रूप से राहु केतु के बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। परंतु यहाँ पर भी आपको नियमित रूप से अपने पूर्वजों की आराधना करनी है, क्योंकि राहु जब भी 5वें स्थान में आता है तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ कर्सेस को एक्टिव करता है। पूर्व पुण्य का भाव भी है। आपके पूर्वजों के प्रति आपसे कुछ गलतियां हो गई हो, आप उनसे नियमित रूप से माफी मांगे। प्रति अमावस्या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। पीपल के वृक्ष के पास या त्रिवेणी के पास नियमित रूप से एक दीपक लगाएं संध्या के समय। उनसे प्रार्थना करें कि आपसे जो भी गलती अगर हो गई है तो उसके लिए आप क्षमा चाहते हैं। पितरों की पूर्ण कृपा अगर आपको मिल रही है तो 5वां राहु से अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं। आपके घर का साउथ वेस्ट देखें आप, आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट है तो आपका 5वां राहु बहुत खराब फल देगा। आपके घर के वहां पर टॉयलेट नहीं है, वो स्थान भारी है, अच्छा है, कोई गंदगी नहीं है, कूड़ा करकट नहीं है, बंद कमरा नहीं है, 5वां राहु आपको बहुत अच्छा फल देगा। कभी भी वहां पर वाटर बॉडी नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए घर के साउथ वेस्ट। वैसे किचन भी नहीं होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट कई बार निर्धारित करता है आपके भवन का, आप जिसमें निवासरत हैं, कि आपका राहु कैसे फल देगा, स्पेशली इन केस जब राहु कुंडली के 5वें भाव में हो। भगवान शिव के नियमित रूप से आप दर्शन करें, पितरों की आराधना करें, आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। धनु राशि, तो धनु राशि के लिए राहु होगा 4थे भाव में, केतु होगा आपके 10वें भाव में। तो 4था भाव, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपके परिवारजनों का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, सुख संपत्ति का भाव है, सुख का भाव है। तो आप उससे जुड़ जाते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा, नया घर खरीदने की इच्छा, घर को बड़ा करने की इच्छा, रिनोवेट करने की इच्छा, नई कार खरीदने की इच्छा है, परिजनों के साथ पार्टीज करने की इच्छा है। और इस ड्यूरेशन में, इस समस्या के चलते, इस महत्वाकांक्षा के चलते आप अपने व्यापार व्यवसाय से दूर हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है। जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मन न लगे, नया काम शुरू करने की इच्छाएं हो सकती है। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आपको डाउनफॉल का समय आपके लिए हो सकता है। बहरहाल पारिवारिक स्थितियां, मित्रों के साथ समय गुजारने की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। पर कई बार लोग बड़े महत्वाकांक्षी हो जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में। एक एक्स अमाउंट की ही कैपेसिटी है आपकी लोन्स चुकाने की या किस्तें भरने की, इंस्टॉलमेंट्स देने की, और आपने गलती कर ली, बहुत बड़ा मकान खरीद लिया, बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, तो उसका लोड आप पर बाद में आ सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनका जीवन बहुत बढ़िया चलता रहता है और अपना सपना पूरा करने में बड़ा ऋण ले लेते हैं या बड़ी कोई गलती ऐसी कर गुजरते हैं, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन ले 4th 10th एक्सेस पे जब भी आपके राहु केतु हो तो।
मकर लग्न, थर्ड हाउस यात्राओं का, नए कार्य की शुरुआत का, आपको बड़ा एग्रेसिव बनाएगा, बड़ा साहसी बनाएगा। यात्राओं की आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं होंगी। केतु आपसे धार्मिक यात्राएं कराने का योग निर्मित करेगा। संत जनों के साथ आपका संबंध बनेंगे, संपर्क बढ़ेंगे। नहीं बढ़ रहे हैं तो आप गुरुजनों के पास, संत जनों के पास, धार्मिक स्थलों पर जाएं। जितना अधिक आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे, देव दर्शन करेंगे, ये एक्सेस आपको उतना अच्छा फायदा देगा। लेखन कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। विदेश जाने के लिए कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आपको शुरुआत करना चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा शरीर बिल्टअप करना है, तो आप थर्ड हाउस के राहु का पूरा लाभ ले सकते हैं। बहरहाल समाज में एक अलग आपके लिए छवि तैयार होगी, एक थोड़ी सी एग्रेसिव, थोड़ी आक्रामक, थोड़ी डिप्लोमेटिक, जिसका फायदा आपको मिलेगा। शत्रु पक्ष आपसे जो है दूर भागेगा। ऐसा कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से आप करना चाह रहे हैं वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उसका लाभ आपको थर्ड हाउस राहु से मिलेगा और आपके कार्य की शुरुआत होगी। कुंभ लग्न के लिए राहु दूसरा और केतु अष्टम भाव में गोचर करने वाला होगा। दूसरा स्थान धन का स्थान है, धन क्षेत्र है, आपके कुटुंब का स्थान भी है। तो कौटुंबिक परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। आपका अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो कुटुंब के लोग हैं उनके साथ आपके डिस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। परंतु धन के मामले में चूंकि राहु एक भोगवादी ग्रह है, बहुत अच्छा है। अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। वो लोग जो किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म गेन से रिलेटेड बिजनेस में जुड़े हों, स्पेकुलेशन रिलेटेड बिजनेस में जुड़े हों, उनके लिए बहुत ही लाभदायक गोचर रहेगा। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, परिवार से आपको पैसा मिल सकता है। अचानक कोई आपकी संपत्ति है, उसका बड़ा अच्छा आपको प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, मूल्य मिल सकता है। तो ऐसे बड़ी आमदनी के योग राहु जब भी दूसरे भाव में होता है तो वो तैयार करता है। परंतु चूंकि राहु जब दूसरे भाव में होता है तो आपकी स्पीच, आपकी वाणी बिगड़ सकती है। आप बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, भले ही आप गलत ना हो, परंतु बहुत आप स्पष्टवादी, लॉजिकल अप्रोच वाले हो सकते हैं। आपकी जो भाषा है थोड़ी सी कड़क हो सकती है। इसके चलते आपके आपसी मतभेद कुटुंब में बढ़ जाएं, लोग आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लें, ऐसी संभावनाएं बनती है। जिन लोगों के भी कुंडली में दूसरे भाव में राहु होता है वो इस चीज को फेस करते हैं, क्योंकि इनका बोलना बहुत स्पष्ट होता है, क्लियर बात करते हैं, संवाद इनका स्पष्ट होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। तो इसका लाभ जरूर इन लोगों को बहुत अच्छा मिलता है अपने आप को स्थापित करने में। भोजन शैली को बहुत अच्छा रखें, नियमित रखें, सुचारू रूप से बनाए रखें, क्योंकि खाने के स्वाद के बहुत शौकीन ये लोग होते हैं। उसके चलते कई बार इनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अष्टम केतु कुछ छुपी हुई बीमारियां दे सकता है, नसों से संबंधित व्याधियां दे सकता है, कमर में किसी प्रकार का नया दर्द आपको दे सकता है, ससुराल पक्ष से रिश्ते कमजोर कर सकता है, कहीं से कुछ रुका हुआ धन आपका प्राप्त होने वाला है तो उसमें थोड़ा सा डिलेज हो सकता है। बात कर रहा हूं मैं इंश्योरेंस रिलेटेड स्पेशली। बाकी अदरवाइज जो व्यापारिक पैसा आपको मिलने वाला है वो पैसा तो राहु आपका डील करता है। हम बात कर रहे हैं अदर्स मनी, जो कि अष्टम भाव से देखी जाती है। तो किसी प्रकार का इंश्योरेंस रिलेटेड कोई क्लेम्स वगैरह है, सेटलमेंट से, तो वो पैसे थोड़े से डिलेज हो सकते हैं। उसमें कुछ सरकारी नौकरी में लोगों को एरियर मिलता है, बहुत लंबा समय का रुका हुआ पैसा इकट्ठा मिलने वाला है, तो वो पैसा थोड़ा सा कुछ आपको डिलेज के साथ मिल सकता है। बहरहाल स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिन लोगों की कुंडली में भी अष्टम भाव में केतु है वो लोग नियमित रूप से योग, प्राणायाम, व्यायाम करें, थोड़ा सा वाणी संयम रखें, तो राहु और केतु का फल आपको बहुत अच्छा मिलने लगेगा। कुटुंब के लोगों को जितना संभव हो साथ में लेकर के चलें, अपनी एनर्जी उन पर खर्च करें, उनके लिए अच्छा सोचें, उनका भला करते रहें। कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए उनकी सोच आपके खिलाफ हो, उसकी परवाह न करें। आने वाले समय में धीरे धीरे उन लोगों को वापस आपसे जोड़ देगा। जितना उन लोगों के लिए, आप अपने कुटुंब के लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, उतना आपका धन क्षेत्र मजबूत होगा। जितना अच्छा मीठा बोलेंगे उतना धन क्षेत्र आपका अच्छा होगा। आखिरी में लग्न है मीन लग्न, जहां लग्न में राहु और सप्तम में केतु रहेगा। पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं उनके साथ थोड़ा बिखराव हो सकता है। आप बहुत महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। यात्राओं के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ सकती है। कुछ
भोग से संबंधित मटेरियलिस्टिक वस्तुएं खरीदने के प्रति आप बड़े आसक्त हो सकते हैं। तो मीन लग्न के लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि वो अपनी विचारधारा को नियंत्रित रखें, अति महत्वाकांक्षी न बने, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है। तो इस लग्न के लोगों को राहु के बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आप भावनात्मक है बहुत ज्यादा, राहु वहां बैठा है, तो आपकी एनर्जी आपके भावनात्मक रिश्तों में बहुत अधिक व्यर्थ खर्च हो सकती है। आपके भावनात्मक जुड़ाव लोगों के साथ बढ़ सकते हैं, और जब भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेंगे तो संभावनाएं पूर्ण बन जाएगी कि आपको भावनात्मक आघात भी फेस करना पड़े। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, बहुत अधिक जुड़ाव से बचें, आसक्ति से बचें, महत्वाकांक्षाओं से बचें, अपने आप को नियंत्रित रखें। मीन राशि गुरु की प्रिय राशि है, बृहस्पति की प्रिय राशि है। देव दर्शन करें, ईश्वर की आराधना करें, गुरुजनों से जुड़ाव रखें, अपने जो मार्गदर्शक हैं उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें, तो राहु का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सप्तम भाव का केतु आपको, चूंकि वो विच्छेदकारी ग्रह है, तो आपके अपने लोगों से विच्छेद करा सकता है। कई बार वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां पैदा करता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, किसी प्रकार का डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, किसी मुद्दे विशेष के ऊपर, किसी सब्जेक्ट पर आपके विचार ना मिले, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। आर्थिक रूप से भी कई बार आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं इन राहु केतु एक्सेस की वजह से, जिनका आपकी सेविंग्स पर, माली हालत पर, रूटीन लाइफ पर बड़ा प्रभाव पड़े। तो गलत फैसले लेने से या बड़े फैसले लेने से थोड़ा सा बचें। अगर आप अपनी विचारधारा पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं, तो राहु से अच्छा कोई ग्रह नहीं है। राहु आपको लॉजिकल अप्रोच देता है, आधुनिक और प्रैक्टिकल आपको अप्रोच देता है किसी भी विषय पर सोचने के लिए, बड़े डिसीजंस लेने के लिए आपको साहस देता है, परंतु वो डिसीजंस सही हो, सही दिशा में लिए जा रहे हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप अगर अपनी जीवन शैली बहुत सही और सुचारू रखते हैं, तो राहु आपको हमेशा बहुत अच्छे फल देता है। आप हमेशा ध्यान रखें, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पहले भी मैंने इस वीडियो में ही कहा है, अगर आपकी जीवन शैली डिस्टर्ब हो रही है, आपके खाने का टाइम, सोने का टाइम बिगड़ रहा है, संगत बिगड़ रही है, तो आप समझ लें कि आपको राहु का गलत फल मिल रहा है। तो आप राहु के प्रभाव देखते रहें कि आप पर किस प्रकार के पड़ रहे हैं, तो राहु आपको बहुत अच्छे फल देगा। हाँ, राहु आपके निवास के साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो साउथ वेस्ट अगर आपका घर का खराब है, तो मान करके चलें कि राहु आपको बहुत अच्छे फल नहीं देगा। कहीं ना कहीं राहु के फल आपको खराब दिशा में ले जा सकते हैं, आपके लिए विपरीत परिस्थितियां जो है निर्मित कर सकते हैं। तो मित्रों, धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। फिर अगली बार किसी नए विषय पर, किसी नए सब्जेक्ट पर फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू।